व्यूअर्स, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर आन आपका हाफिज़ व नासिर रहे, आपका होस्ट दाऊद ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको यकीनन याद होगा कि हमने अपनी एक गुज़श्ता वीडियो में आपकी मुलाकात डॉक्टर नदीम अहमद से करवाई थी, जो यूँ तो हिंदुस्तान होते हैं लेकिन आजकल रुखसत पर पाकिस्तान आए हुए हैं। उनसे हम बात कर रहे थे आंत के उन अमराज के बारे में जो बसा औकात कैंसर की वजह से पैदा होते हैं, और हम ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि उसकी तशख़ीस कैसे हो और उसका इलाज क्या होगा। और डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने दोबारा हमें वक्त दिया। आपसे गुफ्तगू जो हम कर रहे थे उसमें आपने बताया था कि बिलअमूम वो क्या इलामात हैं ख़ास तौर पे 50 साल से ऊपर उम्र के मरीज़ों में, जो अगर पैदा हो जाएं तो ये अंदेशा हो सकता है कि उन्हें बड़ी आंत का कैंसर ना हो। उन अमराज में आपने कब्ज़ का जिक्र किया, साल का जिक्र किया, पाखाने में खून आने का जिक्र किया, जो बेशक नज़र आए या ना नज़र आए, और भी कुछ बातों का आपने हवाला दिया। मैं समझता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन थी। आपने बताया कि इसके लिए टेस्ट क्या है और यकीनी टेस्ट कौन सा है। कोलोनोस्कोपी की बात हुई, उसके बाद सीटी स्कैन की बात हुई, फिर आपने एक सीटी स्कैन की उस किस्म का जिक्र किया जो गालिबन अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई, लेकिन इंग्लिस्तान में हो रहा है वो टेस्ट। उसके बाद हम बात करना चाह रहे थे कि खुदा न खास्ता टेस्टों के नतीजे में पता चला कि मरीज़ को कैंसर है, तो उसको क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आमतौर पर ये बीमारी पैदा होती है, और क्या कोई ऐसी सूरत भी हो सकती है कि इंसान कुछ एहतियात करके ऐसी तकलीफ़ों से बच सके। तो मेरा एज ए लेमैन ख्याल था कि शायद ये लाइफस्टाइल और जिस तरह इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है, खाता पीता है, उठता बैठता है, उसकी जो आदत हैं ज़िंदगी गुजारने की, उनका असर भी होगा इन बीमारियों के पैदा करने में। लेकिन आप चूँकि एक्सपर्ट हैं तो हमें आपकी राय सुनकर अच्छा लगेगा और उससे हमें फ़ायदा होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा बुलाने का। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल है, और उसमें आजकल जो स्टैटिस्टिक्स जो डेटा आ रहा है आंतड़ियों के, बड़ी आंत के कैंसर का, उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और एक पैंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। उसकी बड़ी वजह जो हमारा चेंजिंग लाइफस्टाइल है, जिसमें स्ट्रेस आती है, और फिर हमारा खाने पीने का जो आदतें हैं वो बदल रही हैं। एक वक्त था कि हम खाना मोस्टली घर में पकता था, घर खाते थे। हम आजकल बाहर का खाना खाते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा रुजू हो गया है कि गोश्त खाना है, क्योंकि गोश्त में बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेंस होते हैं, ख़ास तौर पे जो रेड मीट है। अच्छा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप गोश्त ना खाएं, लेकिन उसके साथ हमें ऐसी चीज़ें भी खानी चाहिए जो उन असरात को न्यूट्रल करें, और वो ये है कि सब्ज़ी है, फल है, वो
उसका इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। होता ये है कि क्योंकि सब्ज़ी भी बहुत महंगी हो गई है, लोग कहते हैं कि इतना पैसे हम सब्ज़ी पे लगेंगे, चलो यार गोश्त पका लो, तो ये हो गया है, कुछ टेस्ट बदल गया है। और ऊपर से जी, आपने भी अपनी गुफ्तगू में रेड मीट का जिक्र किया। हमारे व्यूअर्स के लिए जो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं या इन बातों को नहीं समझते, उनकी रहनुमाई के लिए बताइए कि रेड मीट से क्या मुराद है। रेड मीट इस तरह जैसे जो चिकन का गोश्त है या फिश है, ये वाइट मीट में आता है। अच्छा। जो बकरे का गोश्त है या बीफ है, ये रेड मीट में आता है। फिर ये है कि उसको पकाने का अंदाज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना हम रोस्टेड ब्लैक बर्न मीट खाएंगे, वो इटसेल्फ इज कार्सिनोजन। ये ज़्यादा मिर्च मसाला जो है वो भी नुकसानदेह है। मिर्च मसाले का ताल्लुक ज़्यादा आंतड़ियों बड़ी आंत के कैंसर से नहीं है, वो मैदे से उसका ज़्यादा है। अच्छा। मिर्च मसाले का बड़ी आंत के कैंसर में ज़्यादा जो है वो जिस तरह मैंने बताया है कि रेड मीट और उसके पकाने का अंदाज, और फिर यह है कि पानी का इस्तेमाल भी कम होता जा रहा है। हम क्या करते हैं, कोक पी ली और ये वो, क्योंकि पानी जो है वो पानी पॉल्यूशन को कम करता है। अगर व्यूअर्स जो हैं वो इस चीज़ को याद रखें, एक स्टेटमेंट है कि डाइल्यूशन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन। तो अपने जिस्म को हेल्दी रखने के लिए पानी पिएं ताकि टॉक्सिन्स जो हैं वो डाइल्यूट हों। और बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बात की है। अब हम इस तरफ आते हैं, लास्ट वीडियो में हमारी बात हो रही थी कि कोलोनोस्कोपी हुई जी, कैंसर निकल आया। एक तो ये उसका रुख है जी। दूसरा रुख उसका ये भी हो सकता है कि कोलोनोस्कोपी हुई, कैंसर नहीं निकला, लेकिन मरीज की जो शिकायत हैं जिनकी वजह से वो आपके पास आया था, वो परसिस्ट करती हैं, वो उसी तरह कायम है। यानी उसकी जो भी बीमारी है, जो भी इलामात हैं, वो चल रही हैं। तो ऐसी सूरत में क्या आप सजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए? आया वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि मैं तो ठीक हूँ, या कोई फर्दर टेस्ट हो सकते हैं? हाँ, नहीं, पहली बात तो ये है कि ये समझना चाहिए व्यूअर्स को भी कि सिर्फ कैंसर ही बीमारी नहीं है आंतड़ियों की, और भी बीमारियां हैं जिसमें जो कैंसरस नहीं है लेकिन वो अफेक्ट कर सकती हैं। इन्फ्लेमेशन होती है बावल की, ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाती है बावल की आम देहात के लोगों में इधर उधर, तो वो भी अफेक्ट कर सकती है। लेकिन कैंसर को दोबारा ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए। और अगर कोलोनोस्कोपी में, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मिस आउट हो सकता है अगर बावल प्रेपरेशन ठीक नहीं है या कम्प्लेक्स किस्म की बावल है जिसमें बहुत ज़्यादा फोल्ड्स हैं, तो फिर सीटी कोलन जो मैंने बताया था, एक स्पेशल सीटी स्कैन है। चलें जनरल सीटी स्कैन भी करा लें, एटलीस्ट एक क्रॉस चेक हो जाता है। और फिर ये है कि यू नीड टू, आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या आपका जो सर्जन या क्लिनिशियन है जिसके साथ आप वाबस्ता हैं, उसके साथ इन टच रहें ताकि वो आपको फॉलो थ्रू कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मरीज जो है, खुदा न खास्ता उसे कैंसर है, ये कोलोनोस्कोपी में आ गया, ये भी पता चल जाता है कि वो कैंसर कितना फैला हुआ है? बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि जब मैंने जिक्र किया था बायोप्सी की जाती है, उसमें जो बायोप्सी में कुछ कैटेगराइजेशन होती है कि ये कितना ख़तरनाक कैंसर है जिसको, या ये कम ख़तरनाक कैंसर है, उसमें थोड़ी इंडिकेशन हो जाती है। उसके बाद फिर सीटी स्कैन अगर पहले नहीं हुआ तो फिर एक डिटेल्ड सीटी स्कैन जो है वो
करवाना पड़ता है। उसमें ऊपर चेस्ट से लेकर पेट का भी, एब्डोमेन का भी और पेल्विस का भी सारा उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो उसमें फिर देखा जाता है कि लिम्फ नोड्स तो नहीं इन्वॉल्व और लिवर में या चेस्ट में तो नहीं होता। बहुत कम केसेस ऐसे भी होते हैं, अगर कोई ऐसी सिम्टम है जिसमें मरीज़ कह रहा हो कि जी मुझे चक्कर भी आते हैं, तो फिर ब्रेन का सीटी भी करा, क्योंकि ये ब्रेन में भी जा सकते हैं इसके जो असरात। खुदा ताला रहम करे जी सब मरीजों पे और लोग सेहतमंद रहें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब तशख़ीस हो गई, पता चल गया कि ये ख़तरनाक बीमारी एक मरीज़ को है, अगला स्टेप उसका मरीज़ का क्या होना चाहिए? whom should he consult? आया वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही उसको कोई मशवरा मज़ीद देगा या उसके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा? सबसे पहले तो यह है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है, जब अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गए हैं तो वो पहले तो जो आंतरियों का सर्जन है उसको चाहिए कि उधर रेफ़र करे। फिर वो आंतरियों का सर्जन जो है वो असेस करेगा कि ये जो ट्यूमर है, ये जो कैंसर है, अगर ये आंतरियों से बाहर है तो ऑपरेशन करने से पहले वो ऑन्कोलॉजिस्ट से भी मशवरा करेगा। इंग्लैंड में तो एक मीटिंग होती है जिसमें जो आंतरियों के सर्जन जो और वो ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट वो बैठ के सारे उसको मशवरा करते हैं, देखते हैं टेस्टों को, फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसको पहले कीमोथेरेपी मिलनी चाहिए या रेडियोथेरेपी मिलनी चाहिए या बाद में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा। वो उसकी असेसमेंट होती है। अच्छा, बाज़ केसेस में कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले भी होती है? हाँ जी, अच्छा, पहले भी होती है और रेडियोथेरेपी भी पहले होती है। वो उसमें ख़ास तौर पे वो कैंसर आते हैं जो नीचे रेक्टल, जिसको रेक्टल कैंसर जिसको कहते हैं, आंतरियों का निचला हिस्सा जो पखाने के रास्ते के करीब जो कैंसर होते हैं, वो उनको अगर वो बाहर, क्योंकि उनके बाहर जाने का जो चांसेस बहुत जल्दी होते हैं, तो उनको पहले कीमो और रेडियो दे के उनको पहले डाउन स्टेज किया जाता है, श्रिंक किया जाता है, फिर उनकी सर्जरी की जाती है। ये कैंसर का साइज भी कम करने के लिए रेडियोथेरेपी? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, मकसद यही होता है कि उसको श्रिंक किया जाए। तो उससे ये होता है होता ये है कि ऐसे कैंसर जो पहले ही आंतरियों से थोड़े से बाहर चले गए हैं, तो ख़ास तौर पे जो मैंने बताया पखाने के रास्ते के नीचे वाले के करीब जो कैंसर है, तो अगर उसको पहले ऑपरेट कर दिया जाए तो वो जो हैंडलिंग है उससे क्या होता है कि कैंसर के ड्रॉपलेट जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए वो लिवर में जा सकते हैं, लिम्फ नोड में जा सकते हैं, ब्रेन में जा सकते हैं, और फिर वो ऑपरेशन करने के बाद वहाँ दोबारा ग्रोथ हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए जो है पहले उनको रेडियोथेरेपी उनकी की जाती है, ताकि जब हमको इनको हैंडल करें तो ये जो है बाहर और ज़्यादा ना जाए और दोबारा ना हो। डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह सर्जन हैं एंड वेल नोन सर्जन, अपने काम के खूब माहिर हैं। ये बताइए कि जब अंतड़ी का, बड़ी आंत का ऑपरेशन होता है तो क्या ये एक ही नौइयत का ऑपरेशन है या इसकी मुख्तलिफ शक्लें और किस्में हैं? नहीं, इसकी बहुत सारी किस्में हैं। एक तो ये है कि कैंसर किस जगह पे है, आपकी दाईं जानब है, बाईं जानब है, नीचे पखाने के करीब है, डिफरेंट साइट्स जो हैं बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो उस हिसाब से जो है आंतरियों को निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है। फिर निकालने के लिए एक तो आम रास्ता यही है कि ओपन ऑपरेशन है जैसे होता था कन्वेंशनल, लेकिन आजकल तो काफ़ी इसमें प्रोग्रेस हुई है कि जिसको की होल और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैमरे के जरिए भी करते हैं। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को थोड़ा बताइए, समझाइए हमें। हाँ, ये जिस तरह व्यूअर्स ने देखा होगा कि गॉल ब्लैडर सर्जरी भी होती है कैमरे के जरिए, तो कैमरा डाल के ये जो और उसके थ्रू फोर्सेप्स डाल के तो टीवी स्क्रीन पे देख के तो बावल को जो है वो रिमूव किया जाता है।
अब तो ये बड़ी आंत का ऑपरेशन भी इस तरह हो सकता है, बिल्कुल जिस तरह गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है, और वो बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि मरीज जल्दी सेहतयाब हो जाता है। अच्छा, जो ओपन सर्जरी है जी, जाहिर है वो ज्यादा तकलीफ दे भी है और हॉस्पिटलाइजेशन भी ज्यादा करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जख्म मुंदमिल होने में हाँ जी, फिर इन्फेक्शन भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेप्रोस्कोपिक में ये चांसेस कम है बिल्कुल। इन्फेक्शन हाँ जी, बहुत कम। जख्म जल्दी बन जाता है। बिल्कुल, जख्म होता ही नहीं है, बहुत छोटा सा जख्म होता है, वो जल्दी हील हो जाता है। अच्छा, आजकल तो उससे भी एक एडवांस तरीकाकार आ गया है जिसमें रोबोटिक सर्जरी का कि वो सारी जो कैमरा सिस्टम जिस तरह की होल में किया जाता है वो फिक्स कर दिया जाता है रोबोट के आर्म के साथ, तो वो उसको सर्जन जो है वो उसको दूर बैठ के उसको ऑपरेट करता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो है मरीज को और भी कम तकलीफ होती है क्योंकि उसमें जो हैंडलिंग है वो बहुत इजी हो जाती है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ऑपरेशन किस तरह होगा, ओपन सर्जरी होगी, लेप्रोस्कोपिक होगी या रोबोटिक सर्जरी होगी, इसका फैसला तो सर्जन या वो हॉस्पिटल करेगा जहाँ पे मरीज दाखिल है। हाँ जी, कि फलां तरीके से इसकी सर्जरी की जाएगी या मरीज को ऑप्शन दिया जाता है। हाँ नहीं, वो ये पहली बात तो ये है कि ये देखा जाता है कि ये ऑपरेशन जो है वो दूसरे तरीकों से हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसका सर्जन जो है वो ट्रेंड है कि नहीं है। अगर सर्जन की ट्रेनिंग ही नहीं है तो फिर तो उसको नहीं करना चाहिए। मरीज को चॉइस देना चाहिए कि अगर वो चाहता है कि उसने की होल करवाना है तो वो फिर कोई ऐसा हॉस्पिटल ढूंढे जहाँ पे की होल सर्जरी या कैमरे के ज़रिए सर्जरी हो सकती है। लेकिन बाद ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें जो कैमरे के साथ या रोबोट के साथ सर्जरी नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं हो सकती। हाँ, तो उसका ये होता है कि जब हम सारा फैसला हो जाता है कि सर्जरी होनी है तो मरीज़ को बताना चाहिए कि ये सर्जरी सिर्फ ओपन ही हो सकती है या ये सर्जरी दूसरे तरीक़ों से भी हो सकती है। तो सर्जन को ऑनेस्ट होना चाहिए कि ये मैं नहीं करता, लेकिन अगर तुम दूसरे हॉस्पिटल फलाने हॉस्पिटल जाओ तो वो शायद वो इस तरीके से कर लें। ये जो रोबोट्स के लिए सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक तो मेरा ख्याल है खासी आम है। हाँ, आम हो गया, लेकिन रोबोट्स के जरिए ये अभी इनिशियल स्टेजेस पे है। हाँ जी, ये अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है, लेकिन जहाँ पे हो रही है काफ़ी इंटेंसिव हो रही है। कंटिन्यूसली सर्जन कर रहे हैं ताकि वो जल्दी ट्रेनिंग कर्व को ओवरकम करें। ये इंग्लिस्तान में अस्पतालों में है? हाँ जी, आज आ रही है, बल्कि मैंने तो सुना इंडिया में इंग्लिस्तान से भी ज़्यादा रोबोट्स हैं, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। अच्छा। तो बल्कि इसमें और बहुत सारे प्रोसीजर हो रहे हैं, प्रोस्टेट और किडनी के ऑपरेशन भी रोबोट के जरिए हो रहे हैं। तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि ऑपरेशन हो गया एक मरीज का, आपने वो टुकड़ा जो अफेक्टेड है जी निकाल दिया, ऑपरेशन का जख्म भी लटक से इन ड्यू कोर्स मुंदमिल हो गया, वो तकलीफ भी ख़त्म हो गई, तो आया उसको कीमोथेरेपी की हर मरीज को ज़रूरत होती है? नहीं, हर मरीज को नहीं, वो फिर स्पेसिमन को देखा जाता है। अगर वो उसमें लिम्फ नोड में हो कैंसर तो फिर ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो फिर डिसाइड करता है। ज़ाहिर है वो पेशेंट की उम्र के लिहाज से भी, सेहत के लिहाज से भी, क्योंकि कीमोथेरेपी जो है वो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो वो फिर ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। सही है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, कैंसर की तो हमने बात की, आपने अपने तजुर्बे की रोशनी में रहनुमाई भी की हमारी, तो एक ऐसे ही अब हम बैठे हैं और बात कर रहे हैं, बज़ाहिर एक बहुत छोटा मामूली ऑपरेशन है, ये अपेंडिक्स की तकलीफ लोगों को हो जाती है, और सुना हुआ ये है कि अगर एक ख़ास वक्त गुजर जाए, तकलीफ लंबी हो जाए, तो वो मोहलक भी साबित हो सकती है या परेशान साबित हो सकती है। तो ये अपेंडिक्स की तकलीफ की क्या इंडिकेशन होती है या समझना चाहिए
कि ये अपेंडिक्स की वजह से मुझे दर्द हो रहा है? हाँ जी, अपेंडिक्स का एक जो है वो पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि अपेंडिक्स जो है वो हमारी राइट साइड पे निचले वाले पेट के हिस्से में होती है। तो जो इस एक तो हर उम्र के मरीज़ को हो सकती है। ये ज़्यादा कॉमन जो है 30 साल से नीचे वाली उम्र में ज़्यादा है। अगर ये अपेंडिक्स किसी 50 साल से ऊपर वाले के हो तो उसमें फिर हमें थोड़ी सी तशखीस होती है, हम ज़्यादा टेस्ट करवाते हैं कि कैंसर तो नहीं है जो जिसने इन्वॉल्व किया हो। तो आम तौर पे जो 30-40 साल से नीचे वाले मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स टेस्ट नहीं करवाने की ज़रूरत। वो जो मोस्टली सर्जन जो हैं वो क्लिनिकली असेस कर सकते हैं ब्लड टेस्ट से। और तकलीफ़ यूजुअली जो स्टार्ट होती है वो पेट जो हमारा बेली बटन है उसके अराउंड शुरू होती है और फिर उसको मतली आनी शुरू होती है। फिर पेन जो है वो मूव होती हमारे दाईं जानब वो सेटल हो जाती है। फिर वहाँ पे कुछ वक्त के बाद वो पेन लगातार होती है और वो पेन जो है वो किसी तरह जाती नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त भी हो जाती है। अच्छा। और ख़ास तौर पे जो पेन जो है वो मूवमेंट से होती है, कफ से होती है, क्योंकि वो हिलती है तो उससे फिर वो दर्द होती है। और इसकी स्टडी ज़रूर हुई होगी, क्या वजह होती है, क्यों ये तकलीफ हो जाती है? बेसिकली अपेंडिक्स जो है दिस इज ए रेमिनेंट पार्ट ऑफ दी, जिसको कहते हैं ना कि जैसे चिंगम है, अगर आप उसको स्ट्रेच करें तो वो टूटती है तो आखिर में टेल छोड़ती है। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे डेवलपमेंट हुई तो उसने एक छोटी सी टेल छोड़ दी, ठीक है ना। तो वो टेल एक ब्लाइंड सॉर्ट ऑफ पॉकेट है, उसमें अब ये है कि जो फुजलात हैं आंतड़ियों में वो जाते हैं। बहुत सारे लोगों में वो कुछ नुकसान नहीं करते, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वो जो छोटी सी ट्यूब है वो फुजलात के जो अज्जा होते हैं उनसे ब्लॉक हो जाती है। इन्फेक्शन? हाँ जी, वो हाँ, एक तो ब्लॉकेज की वजह से होती है, दूसरी इन्फेक्शन, फिर उनको इन्फेक्शन भी हो जाती है और फिर जिसकी वजह से वो सारी तकलीफ़ होती है। मरीज़ को बहुत ज़्यादा बुखार होता है, काफ़ी वो शक्ल से नज़र आ जाता है कि मरीज़ जो है वो बीमार है अपेंडिसाइटिस का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छी बातें हम सबको सुनने को मिली। जी तो नहीं चाहता बात ख़त्म करें, और कई मौज़ूआत हैं उन पर गुफ्तगू हो सकती है और आपसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपकी आज ही रात फ्लाइट भी है, आपने जाना है, कुछ तैयारी भी आपने करना होगी। तो इस वक्त हम एक दूसरे से इजाज़त लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज़हमत की और तशरीफ़ लाए, बहुत मेहरबानी।